हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए सेकेंड ईयर के फर्स्ट पेपर अर्थशास्त्र के निष्पन्द स्फीति से क्या तात्पर्य है, इसके क्या कारण है तथा इसे रोकने के उपाय को बतलाइए। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है कई सालों से एग्जाम्स में पूछा जा रहा है, जो कि 2003, 2005, 7, 12, 17 और 19 तो पता नहीं कितने साल एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। तो आप देख सकते हैं कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इसको आपको जरूर याद करना चाहिए क्योंकि आपके एग्जाम्स में इस साल भी आ सकता है। तो क्या है क्वेश्चन, निष्पन्द स्फीति से क्या तात्पर्य है, इसके क्या कारण है तथा इसे रोकने के उपायों को बतलाइए। दोस्तों मुद्रास्फीति एवं मुद्रा विस्फीति पर मैंने वीडियो बना दिया है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट वो भी क्वेश्चन है, जिनको जाके आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जरूर देखें क्योंकि वो भी आपके एग्जाम में आने की काफी ज्यादा संभावना है। तो चलिए इसमें देखते हैं निष्पन्द स्फीति क्या होती है। तो यहाँ पे जो है मुद्रा स्फीति वर्तमान की सबसे बड़ी आर्थिक समस्या है। समूचे विश्व में मुद्रा स्फीति को नियंत्रित करने वाले उपायों ने कुछ नई समस्याओं को जन्म दिया है। तो दोस्तों वो नई समस्या जो है वो क्या है, निष्पन्द स्फीति है। तो देखते हैं, जैसे आर्थिक जड़ता तथा बेरोजगारी तथा इनका विशेष रूप से विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था पर काफी दुष्प्रभाव पड़ा है। आज विश्व के अधिकांश औद्योगिक देश एक विचित्र स्थिति में फंसे हुए हैं, जहां आर्थिक जड़ता तथा मुद्रास्फीति दोनों का सह अस्तित्व बना हुआ है। अर्थशास्त्रियों ने इस स्थिति को नई शब्दावली का नाम दिया है। हिंदी में इसे निष्पन्द स्फीति तथा अंग्रेजी में स्टेजफ्लेशन का नाम दिया है। दोस्तों निष्पन्द स्फीति क्या होती है, बेसिकली हमें ये पहले समझना होगा, तब हमें समझ में आएगा इसके कारण और इसके जो है उपाय हैं। तो निष्पन्द स्फीति क्या होता है, मुद्रास्फीति जो है, मुद्रास्फीति की स्थिति जो है भयानक है, यह आप मानते हैं क्योंकि आप मुद्रास्फीति को अगर जानते हैं तो आप जानते ही होंगे कि मुद्रास्फीति में वैल्यू जो है वो पैसे की घट जाती है, यानी कि रुपया हुआ या कोई भी पैसा हुआ, मुद्रा जो हुआ उसकी वैल्यू घट जाती है और वस्तुओं की वैल्यू जो है वो बढ़ जाती है। तो निष्पन्द स्थिति में क्या होता है दोस्तों, निष्पन्द स्थिति में पैसे की वैल्यू भी घट जाती है और जो बेरोजगारी वगैरह है वो भी बढ़ जाती है। मुद्रास्फीति में मुद्रा का मात्रा बढ़ जाता है, वैल्यू घटती है लेकिन मुद्रा का मात्रा जो है वो बढ़ता है और बेरोजगारी नहीं रहती, सबको रोजगार मिलने लगते हैं क्योंकि सबके पास मुद्रा की मात्रा अधिक होती है। लेकिन निष्पन्द स्फीति एक ऐसी स्थिति है जिसमें बेरोजगारी भी रहती है और पैसा भी नहीं रहता है। तो इसको जो है अर्थशास्त्रियों ने स्टेजफ्लेशन का नाम दिया है। यहाँ पे प्रोफेसर सैमुएल्सन के अनुसार जो है इसको क्या नाम दिया, क्या परिभाषा दी गई है, चलिए देखते हैं। प्रोफेसर सैमुएल्सन कहते हैं कि मुद्रास्फीति एक नई बीमारी का नाम है। इसके अंतर्गत वस्तुओं के मूल्य तथा मजदूरी की दरों में वृद्धि होती है, किंतु साथ ही साथ बेरोजगारी बढ़ती है और उत्पन्न किया हुआ माल बिकना कठिन हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए, वस्तुओं के मूल्यों तथा मजदूरी की दरों में वृद्धि हो रही है, यानी कि वस्तु जो है उसके मूल्य में और मजदूरी की दरों में वृद्धि हो रही है, लेकिन साथ ही साथ बेरोजगारी भी है। ये कैसी स्थिति दोस्तों, अगर मजदूरी के दरों में वृद्धि हो रही है, मजदूरी ज्यादा मिल रही है तो बेरोजगारी उत्पन्न ही नहीं होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे बेरोजगारी भी होती है, मजदूरी का दाम भी ज्यादा मिलता है, वस्तुएं मूल्यों के दाम भी ज्यादा होते हैं, लेकिन जो है बेरोजगारी साथ साथ रहती है। तो ये जो है निष्पन्द स्फीति है प्रोफेसर सैमुएल्सन के अनुसार। और उत्पन्न किया हुआ माल बिकना कठिन हो जाता है क्योंकि जो उत्पन्न किया हुआ माल है वो कौन खरीदेगा जब किसी के पास पैसा ही नहीं होगा। पैसा होता है लेकिन ना के बराबर होता है। आप यहाँ पे समझ सकते हैं निष्पन्द स्फीति एक यहाँ पे दिया हुआ भी है कि एक विचित्र स्थिति है जिसमें कि बेरोजगारी भी रहती है और पैसे की वैल्यू भी घटी हुई रहती है, यानी कि पैसे की मात्रा भी ज्यादा रहती है मार्केट में और बेरोजगारी भी रहती है। तो यह निष्पन्द स्फीति। निष्पन्द स्फीति के कौन कौन से कारण देख लेते हैं। मुद्रा की मात्रा में तीव्र गति से वृद्धि। अगर मुद्रा की मात्रा में जो है तीव्र गति से वृद्धि हो रही है, यानी कि अचानक से बहुत सारा मुद्रा जो है सरकार छाप देती है, कहीं से भी मार्केट में बहुत सारा मुद्रा आ जाता है, तब जाके जो है निष्पन्द स्फीति पैदा होती है। धनी देशों के विदेशी व्यापार में घाटा। धनी देश जो है उनका विदेशी व्यापार में अगर घाटा होता है तो भी निष्पन्द स्फीति जैसी स्थिति पैदा होती है। मजदूरी की दरों में अप्रत्याशित वृद्धि, यानी कि मजदूरी की दरों में भी जब ज्यादा वृद्धि हो जाती है तब भी इस निष्पन्द स्फीति का जन्म होता है। प्राकृतिक कारण जैसे सूखा, बाढ़ आदि। प्राकृतिक कारण सूखा, बाढ़ में भी निष्पन्द स्फीति ही कारण होती है। स्वर्ण के मूल्यों में अप्रत्याशित वृद्धि। स्वर्ण के मूल्य में भी अगर बहुत ज्यादा वृद्धि हो जाती है तो निष्पन्द स्फीति जैसी समस्या उत्पन्न होती है। तो ये थे निष्पन्द स्फीति के कुछ शॉर्ट में कारण। अब आगे देख लेते हैं।
इस प्रकार वास्तव में निस्पंद स्फीति की उत्पत्ति का मुख्य कारण लंबे समय तक मुद्रास्फीति की स्थिति बने रहने से है। दोस्तों आप यहाँ पे समझ रहे हैं कि जो निस्पंद स्फीति है वो किस लिए होती है, क्योंकि लंबे समय तक मुद्रास्फीति जब हो जाती है, यानी कि ज्यादा थोड़े समय के लिए अगर मुद्रास्फीति होती है तो वो अच्छी होती है, क्योंकि सबके पास पैसा आ जाता है और अच्छे अच्छे बिजनेस खुलने चालू हो जाते हैं, जिससे लोगों को रोजगार मिलता है और सभी चीजों को बराबर में लाने का मौका मिल जाता है। लेकिन जब लंबे समय तक मुद्रास्फीति होती है, यानी ज्यादा दिनों तक मुद्रास्फीति रहती है, तब जो है पैसे की वैल्यू जो है एकदम से घट जाती है और पैसा होते हुए भी न के बराबर होता है। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि मुद्रास्फीति की स्थिति बने रहने से है। कीमतों में निरंतर वृद्धि होने पर कुछ क्षेत्रों में मांग में शिथिलता आ जाती है। जब कीमतों में जो है निरंतर वृद्धि है तो मांग में कमी आ जाती है। दूसरी ओर सरकार अपने बढ़ते हुए व्यय के साधन जुटाने के लिए घाटे के बजट बनाती है। विनियोग को प्रोत्साहन देने के लिए मौद्रिक तथा राजकोषीय नीति में उदारता लाई जाती है। इन उपायों के प्रभाव में कीमतें और अधिक बढ़ती हैं, जो निस्पंद स्फीति जैसी समस्या उत्पन्न करती हैं। तो आप दोस्तों यहाँ पे समझ सकते हैं कि मुद्रास्फीति की स्थिति अगर ज्यादा समय तक बनी रहे तो उससे मांग में जो है शिथिलता आएगी, मांग में कमी आएगी, क्योंकि मुद्रास्फीति थोड़े दिन के लिए रहेगी तब तो जाके मांग में वृद्धि होगी, क्योंकि सबके पास पैसा होगा और पैसे की वैल्यू ज्यादा होगी। लेकिन जब ज्यादा दिनों तक मुद्रास्फीति रहती है तो पैसों की वैल्यू अपने आप ही खत्म हो जाती है। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि जब पैसे की वैल्यू कम हो जाएगी और मुद्रास्फीति बढ़ती चली जाएगी, तब जाके निस्पंद स्फीति जैसी समस्या उत्पन्न होगी। दोस्तों मुद्रा निस्पंद स्फीति को हम लोग ने समझ लिया और उनके जो है कारणों को जो है वो भी समझ लिया है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं निस्पंद स्फीति को नियंत्रित करने के उपाय कौन कौन से हमें अपनाने चाहिए, जिससे कि निस्पंद स्फीति जो है वो रुक जाए। तो यहाँ पे जो है उत्पादन में वृद्धि करके हम किस प्रकार से निस्पंद स्फीति को खत्म कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। उत्पादन में ऐसी विधियों का प्रयोग किया जाना चाहिए जिससे एक और उत्पादन में तो वृद्धि हो किंतु उससे रोजगार पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। अर्थात बेरोजगारी की स्थिति में ऐसी पूंजी गहन तकनीक नहीं अपनाई जानी चाहिए जिससे बेरोजगारी बढ़े। तो उत्पादन की वृद्धि में जो है उत्पादन तो वृद्धि हो, यानी उत्पादन तो तेजी से हो, लेकिन रोजगार पर कोई भी प्रभाव ना पड़े। यानी ऐसे आप समझ सकते हैं कि अगर उत्पादित करने के लिए जो है मशीनों को उपयोग में लाया जाए तो व्यक्तियों का काम जो है कम पड़ेगा, जिससे कि बेरोजगारी बढ़ेगी। तो यहाँ पे कह रहा है कि उत्पादन में वृद्धि तो कीजिए, लेकिन रोजगार पर उसमें कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, तब जाके निस्पंद स्फीति जैसी समस्या उत्पन्न नहीं होगी। अगला देखते हैं मुद्रा स्फीति पर कठोर नियंत्रण। दोस्तों ये जो है सबसे जरूरी है, क्योंकि इसके बिना आप निस्पंद स्फीति को कंट्रोल में नहीं कर सकते। तो यहाँ पे कह रहा है कि मुद्रा स्फीति पर कठोर नियंत्रण किया जाना चाहिए। आर्थिक विकास के कार्यों के साथ साथ यह भी आवश्यक है कि कीमतों के बढ़ने पर कठोर नियंत्रण रखा जाए। इसके लिए सरकार को एक उचित मौद्रिक नीति अपनानी चाहिए तथा इसे सफल बनाने के लिए राजस्व नीति का भी सहारा लेना चाहिए। तो यहाँ पे जो है मुद्रास्फीति को कठोर नियंत्रण करने के लिए जो है सरकार को ये सुझाव दिया जा रहा है कि सरकार को एक मौद्रिक नीति अपनानी चाहिए और जिसे सफल बनाने के लिए राजस्व नीति का सहारा लेना चाहिए, जिससे कि मुद्रास्फीति जैसी समस्या ना उत्पन्न हो। क्योंकि मुद्रास्फीति छोटे समय के लिए, अल्पकाल के लिए अच्छी होती है, लेकिन जो है दीर्घकाल के लिए बहुत बुरी साबित होती है, जो कि निस्पंद स्फीति को जन्म देती है। देश के साधनों का दोहन, यानी कि देश के साधनों का उचित दोहन आप इसे समझ सकते हैं। उत्पादन वृद्धि के लिए आयातित साधनों पर निर्भर न रहकर देश के ही साधनों का पूर्ण दोहन किया जाना चाहिए। इससे यह लाभ होगा कि आयातों पर भारी व्यय नहीं करना पड़ेगा और देश के साधनों का सही उपयोग होगा। इस प्रकार देश में रोजगार की मात्रा भी बढ़ाया जा सकता है। तो दोस्तों देश के साधनों का दान, यानी कि जो विदेशों से हम लोग सामान मंगा रहे हैं, उस देश को अगर देश में है, अपने ही देश में है, तो उसको जो है दोहन करना, यानी कि उससे जो है वस्तुओं का उत्पादन करना। जबकि हम विदेश से मंगाते हैं तो हमें महंगा भी पड़ता है और रोजगार की भी कमी होती है। लेकिन अगर यहाँ पे कोई उन वस्तुओं का उत्पादन करे तो रोजगार की जो है स्थिति पैदा होगी, यानी कि रोजगार भी सबको मिलेगा, रोजगार की मात्रा में वृद्धि होगी और यहाँ के साधनों का दोहन होगा। तो आयातित वस्तु पर जो कर लगते हैं या जो महंगे सामान होते हैं वो ना लाने से भी देश का पैसा देश में ही रहेगा, जिससे कि मुद्रास्फीति की स्थिति नहीं जन्म लेगी और जो कि निस्पंद स्फीति को जन्म नहीं देने देगी। तो देश के साधनों का दोहन जो है निस्पंद स्फीति को रोक सकता है। अगला देखते हैं भुगतान संतुलन बनाए रखना। भुगतान संतुलन बनाए रखने से भी निस्पंद स्फीति को रोका जा सकता है। तो विशेष रूप से अल्प विकसित देशों को भुगतान संतुलन पर कड़ी नजर रखनी चाहिए। इसके लिए आवश्यक है कि निर्यातों में वृद्धि के उपाय किए जाएं तथा आयातों पर नियंत्रण किया जाए। तो भुगतान संतुलन करने के लिए दोस्तों, अगर आपको भुगतान संतुलन करना है
जो कि निष्पन्न स्फीति को कंट्रोल करेगी। अगर आपको निष्पन्न स्फीति रोकना है तो भुगतान के जो है संतुलन बनाए रखना होगा, जिसमें भुगतान का संतुलन किस प्रकार से बनाना चाहिए। निर्यातों में वृद्धि करना चाहिए, यानी कि देश के उत्पादनों को निर्यात करना चाहिए, विदेशों में बेचना चाहिए, जिससे कि अच्छी खासी आमदनी हो। लेकिन आयातों पर नियंत्रण करना चाहिए। आयात जो हो रहे हैं सामान, अगर वो देश में वो अवेलेबल है तो उसको जो आयात नहीं करना चाहिए, देश के जो है उन्हीं साधनों का दोहन करना चाहिए। तो भुगतान संतुलन बनाए रखना भी एक अच्छा उपाय है निष्पन्न स्फीति को कंट्रोल करने के लिए। अगला देखते हैं विनियोग में सही नीति। विनियोग में सही नीति किस प्रकार से निष्पन्न स्फीति को रोकती है। आर्थिक जड़ता की स्थिति विशेष रूप से विकासशील देशों में पाई जाती है, जहां या तो विनियोग के लिए पर्याप्त पूंजी उपलब्ध नहीं होती अथवा विनियोग का सही मापदंड नहीं अपनाया जाता। अतः आवश्यक है कि बचत के माध्यम से पूंजी का संग्रह कर उसका विनियोग इस प्रकार किया जाना चाहिए जिससे शीघ्र प्रतिफल प्राप्त हो। इन्वेस्टमेंट जिसे कहते हैं दोस्तों, किसी भी बिजनेस या किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करना, तो वहां पे जो है इन्वेस्टमेंट की सही नीति क्या होनी चाहिए, विनियोग की सही नीति क्या होनी चाहिए। तो विनियोग जो है उसको ऐसी नीति होनी चाहिए जिससे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बचत के माध्यम से पूंजी का संग्रह कर उसका विनियोग इस प्रकार किया जाना चाहिए जिससे शीघ्र प्रतिफल प्राप्त हो। यानी कि अगर आपने किसी बिजनेस में कुछ पैसा इन्वेस्ट कर दिया तो जितना जल्दी हो सके उसका प्रतिफल यानी कि उसका मुनाफा आपको प्राप्त हो। ये नहीं कि आपने किसी बिजनेस में कुछ पैसे इन्वेस्ट कर दिए और वो बहुत ज्यादा समय के बाद आपको प्रॉफिट देते हैं, तो ये जो है निष्पन्न स्फीति जैसी समस्या उत्पन्न करेगी। लेकिन अगर कम से कम समय में वो प्रॉफिट आप निकाल लेते हैं, अगर आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, तो वो बहुत ही अच्छा उपाय होगा निष्पन्न स्फीति को रोकने के लिए। तो दोस्तों ये थे 5 निष्पन्न स्फीति को नियंत्रित करने के उपाय। उम्मीद करते हैं आपको ये 5 उपाय समझ में आ गए होंगे और निष्पन्न स्फीति की परिभाषा भी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ, जो कि अर्थशास्त्र का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।